देखिए आपका टीपीए चल रहा था और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कल आपका 8 जो चैप्टर है यानी कि जो 8 अध्याय हैं वो पढ़ाया गया था। और 8 अध्यायों में कौन कौन से प्रावधान हैं वो बताया गया था। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं आपका एक या दो क्वेश्चन इधर से बनते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आपका चैप्टर से बनते हैं उसमें 3 मॉडल बनते हैं, थोड़ा याद रखना है इसको। किस अध्याय में क्या है ये बनता है, और कौन सा अध्याय किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है। तो आपको फिर एक बार हम बता दें, अध्याय 1 जो है आपका धारा 1 से लेकर 4 तक है। अध्याय 2 ये रट्टा मारना है, अध्याय 2 5 से लेकर 53A तक। अध्याय 3 54 से 57। अध्याय 4 58 से 104। अध्याय 5 105 से लेकर 117। अध्याय 6 आपका 118 से 121। अध्याय 7 आपका 122 से 129। और अध्याय 8 कहाँ से कहाँ तक है, 130 से 137। इसके बाद जो दूसरा मॉडल बना है वह आंशिक हित का ट्रांसफर होता है कि पूर्ण हित का, ये भी उत्तराखंड और एमपी में मॉडल बना है। तो कल परसों मैं एक कंसेप्ट बनाया था कि अगर कहीं ओनरशिप का ट्रांसफर हो, यानी कि स्वामित्व एक आदमी दूसरे आदमी को दे, तो वह पूर्ण हित का अंतरण होगा। और इसमें पूर्ण हित का अंतरण विक्रय या सेल में होता है। फिर आपका विक्रय के पश्चात दान में होता है, विनिमय में होता है, अनियोज्य दावा। लेकिन बंधक और पट्टा में यानी कि मार्गेज और लीज में केवल आंशिक हित का अंतरण होता है। ये भी अच्छे से तैयार रखना है। स्वामित्व नहीं दिया जाता, बंधक में हित अंतरित किया जाता है और पट्टा में यूज का अधिकार। इसके बाद आपका आइए टीपीए में कितने प्रकार के विशिष्ट अंतरण हैं। तो आपका जवाब रहेगा 6 प्रकार के, अध्याय 3 से लेकर 8 तक। यानी कि टीपीए संपत्ति से संबंधित मामलों में पूर्ण प्रावधान नहीं करती। क्यों? क्योंकि केवल और केवल 6 प्रकार के ट्रांसफर ही हमें पढ़ने हैं। इस प्रकार सामान्य बातें आपका लिखवा भी दी गई थी और बता दी गई थी। अब आइए अगला पॉइंट हमें देखना है प्रॉपर्टी के बारे में। संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत संपत्ति के अंतरण को डिफाइन किया गया है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है सेक्शन 5 में। लेकिन प्रॉपर्टी क्या होती है, संपत्ति क्या होती है, इसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। यानी कि एक कमी ये कह सकते हैं टीपीए की कि संपत्ति को अंतरण करने का प्रावधान है लेकिन प्रॉपर्टी को कहीं डिफाइन नहीं किया गया। तो आखिर प्रॉपर्टी होती क्या है, एक इसका इतिहास देखना रहता है। संपत्ति का जब भी आप इतिहास देखिए, देखिए एक एंगल से देखा जाता है। जब भी आप संपत्ति का इतिहास पढ़िए तो आपका संपत्ति किसे कहा जाएगा और वर्तमान समय में आपका क्या नियम है ये हम बताएंगे। उसके बाद आपका बेरेक शुरू हो जाएगा। देखिए एक क्रम बना लिया जाए कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है प्राचीन काल में, यानी कि शुरुआती दौर में किसकी प्रॉपर्टी मानी जाती थी। प्राचीन काल में हम देखेंगे। प्राचीन काल के बाद हम मध्य युग में आएंगे, मिडिल एज में। फिर आपका अंग्रेजों के काल में आएंगे।
और अंग्रेजों के काल के बाद आपका भारत स्वतंत्र होगा और स्वतंत्रता के पश्चात हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, संविधान देखेंगे प्रॉपर्टी के बारे में, और संविधान में 4-5 अनुच्छेद देखना है कि क्या कौन कौन किससे रिलेटेड हैं। तो अभी हम संविधान में अनुच्छेद लिखवाते हैं, पहले शुरुआती दौर से 2-2 लाइन बता दिया जाए। देखिए, प्राचीन काल में शुरुआती दौर में संपत्ति की कोई समस्या नहीं थी, अथाह संपत्ति थी। धीरे धीरे मानव ने विकास किया और ये माना जाने लगा कि किसी भूमि पर जो व्यक्ति सर्वप्रथम उस भूमि को साफ करता है, माने झाड़ झंकाड़ क्या करता है, हटाता है, और उस भूमि पर या तो रहने लगता था या उस भूमि पर सर्वप्रथम जो बीज बो देता था उसकी प्रॉपर्टी वह मानी जाती थी। यानी कि शुरुआती दौर में संपत्ति उसकी मानी जाती थी जो किसी भूमि पर सर्वप्रथम क्या करता था, बीज बोता था। मामला चलता रहा, आगे बढ़ा मामला, फिर आपका विद्वानों का काल आया तो मनु कहते हैं कि ये जितनी भी भूमियां हैं ये राजा पृथु की पत्नी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये राजा की पत्नी है का मतलब ये नहीं कि इनसे शादी हुई है। इसका मतलब ये हुआ, मैंने विचार बदला लोगों का, कि जितनी भी भूमि है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसका हकदार आपका सम्राट है, राजा है। अर्थात राजा ने आपको दिया है भूमि और जब चाहे राजा आपसे भूमि छीन सकता है। ये वर्तमान में हम कोरिलेट करेंगे भारत में, ये अभी मनु के समय चल रहा है। यानी कि मनु का ये मानना था कि जो प्रॉपर्टी है वह राजा की है और राजा ने इसे जनता को दिया है, अतः राजा को हक है कि वह प्रॉपर्टी की उपज का उपज में मालगुजारी ले, हिस्सा ले। तो राजा हिस्सा लेता था और जो हिंदू काल में हिस्सा था वह 1/6 था। यानी कि ये पढ़ा जाता है लैंड लॉ में। यानी कि आपका प्राचीन काल में उपज का कितना हिस्सा राजा को दिया जाता था, 1/6। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 6 किलो अनाज खेत में उत्पन्न हुआ तो उसका एक हिस्सा, उस समय अनाज का एक हिस्सा राजा को किसान देते थे। क्यों? क्योंकि आपका विद्वानों के अनुसार उस समय अब नियम बदला था और किस भूमि का मालिक कौन था, राजा। इसलिए राजा को हिस्सा दिया जाता था कि राजा बाहरी और आंतरिक आक्रमण से या बाहरी और आंतरिक ट्रेसपास से किसानों की रक्षा भी करता था कि बाहरी आदमी कोई भूमि न छीने किसानों की, और आंतरिक में जिसकी भूमि है उस पर दूसरा कोई कब्जा न करे। इसलिए राजा 1/6 लेता था। मध्यकाल आया, मध्यकाल में भी ये चलता रहा और ज़्यादातर मुस्लिम शासक आपका ज़मीन जिसकी थी उससे खरीदे या पैसा देकर ज़मीन लिए, और आपका जो ये मालगुजारी थी हिंदू काल में 1/6 थी, ये हमेशा बदलती रही। मुस्लिम काल में कहीं आधा कभी दिखती हैं, कभी 1/3 दिखती हैं। यानी कि 100 किलो अनाज उत्पन्न हुआ तो 50 किलो किसको दीजिए, राज्य को। ये मध्यकाल। अब अंग्रेज आए। जब अंग्रेज आए तो आप लोग भी जानते हैं कि भारत के लिए नए नए कानून बनाना शुरू किए, और ऐसी दशा में अंग्रेजों ने लैंड एक्वायर का कानून बनाया जो आज भी लागू है। यानी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाया और भूमि से संबंधित तमाम कानून पास किए। उतना बताना संभव नहीं है भाई। तत्पश्चात यानी कि अंग्रेज
भूमि एक्वायर जो बनाए थे कानून, भूमि को एक्वायर या अधिग्रहण छीनने का कह सकते हैं। उसके बाद भारत स्वतंत्र होता है और स्वतंत्रता के पश्चात क्या स्थिति बनती है, हमें ये देखना है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान प्रॉपर्टी के बारे में किए गए, हमें एक लिस्ट बना लेनी चाहिए और यहाँ से आपका निश्चित क्वेश्चन बनता है। देखिए लिस्ट ऐसे बनाना है भाई, लिख लीजिए इसको कम से कम। अनुच्छेद 19(1)(f) में जो संपत्ति का राइट था, संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति की जो स्वतंत्रता थी, उसे फंडामेंटल राइट बनाया गया। यानी कि उसको क्या बनाया गया संविधान में, मूल अधिकार। याद रखिए पहला नियम। दूसरा नियम आपको ये देखना है कि अनुच्छेद 31 में आपका ये बात बताई गई कि जिसकी संपत्ति माने संपत्ति के अर्जन के बारे में और संपत्ति का अर्जन करना, एक्वायर करना, लेना और अपने पास रखना, ये भी फंडामेंटल राइट बनाया गया। यहीं से आपको कहानी को टर्न दिखाना है, मैंने यहीं से कहानी मोड़नी है और कहानी मोड़ने के बाद 31A जोड़ देना है संविधान में, 31B जोड़ देना है और 31 कौन जोड़ देना है, C। और इसी के साथ आपका इसको क्या किया जाएगा, बाद में संशोधन करा के आपका समाप्त किया जाएगा और समाप्त करके आपका कहाँ हम आ जाएंगे, आर्टिकल 300A पर। यानी कि कहाँ हमें आना है, आर्टिकल 300 के ए पर, माने नया अनुच्छेद है। और इसी के साथ आपका एक और देखना है, फर्स्ट शेड्यूल यानी कि प्रथम नहीं 9वीं अनुसूची भाई देखिए इसी के साथ एक और देखना है 9वीं अनुसूची। कौन सा शेड्यूल, 9th शेड्यूल देखना है। और वामन राव का केस देखना है और दूसरा केस है IR सिल्हो। यानी कि इतना आपको कवर करना है प्रॉपर्टी संविधान में जो मुख्य मुख्य बातें। आइए एक एक करके हम देखते हैं आपका, और तब इसको कह सकते हैं कि एक एक करके हम देखते हैं और तब आगे बढ़ते हैं। देखिए जब भारत आज़ाद हुआ और हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया, उस समय लोगों को प्रॉपर्टी का हक था। यानी कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1)(f) में संपत्ति की स्वतंत्रता को यानी कि फ्रीडम टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट माना गया, एक मूल अधिकार माना गया। इसी के साथ आपका आर्टिकल 31(1) में भी प्रावधान था और आर्टिकल 31 में ये प्रावधान था कि लोगों का जो संपत्ति को अर्जित करना, व्ययित करना, धारण करना, होल्ड करना, ये एक फंडामेंटल राइट होगा, मूल अधिकार होगा। मामला चलता रहा। अब देखिए समस्या कहाँ आती है। समस्या ये उत्पन्न हुई कि भाई आपका DPS यानी कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व ये कहते हैं कि राज्य ऐसी प्लानिंग करेगा, नीति बनाएगा कि एक व्यक्ति के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी न हो, एक व्यक्ति के पास ज़्यादा धन न हो, यानी कि समाजवादी व्यवस्था हो और सबके पास क्या हो, धन हो, संपत्ति हो। इसके लिए राज्य ने स्वतंत्रता से थोड़ा पहले ही और स्वतंत्रता के बाद मुख्य रूप से तमाम राज्यों ने अपना अपना कानून बनाया और कानून बनाकर जो जमींदारी प्रथा थी और जो जमींदारों की प्रॉपर्टी थी,
उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करना शुरू कर दिया, यानी कि राज्य लेना शुरू कर दिया। जब लोगों की संपत्ति को राज्य छीनने लगा कानून बनाकर और सीलिंग एक्ट लगा दिया और हुआ कि इससे ज़्यादा संपत्ति आपकी छीन जाएगी, तत्पश्चात लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर किए। तमाम हाई कोर्ट ने जो जमींदार थे उनके पक्ष में फैसला सुनाया, यानी कि जमींदार जीत गए। क्यों जीत गए? क्योंकि उन्होंने संविधान का सहारा लिया और कहा कि आर्टिकल 21 में संपत्ति का अर्जन और रखना हमारा मूल अधिकार है और आर्टिकल 19(1)(f) में हमारी स्वतंत्रता है, तो इस मूल अधिकार पर आघात स्टेट या राज्य नहीं कर सकते। जब हाई कोर्ट से तमाम राज्य हार गए संपत्ति के मामले में, तो अब जो केंद्रीय सरकार थी वह अपना सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तो सोची ही नहीं कि मैं बता दूं, देखिए क्या किया गया। सबसे पहला काम ये किया गया कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 31A जोड़ा गया, 31B जोड़ा गया और 31 क्या जोड़ा गया? सी, जिसमें प्रॉपर्टी से संबंधित अधिकारों का दायरा सीमित किया गया, यानी कि 31A द्वारा भी सीमित किया गया, 31B द्वारा भी, और 31C में कह दिया गया कि अगर राज्य कोई कानून बनाए और भले वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करे और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कानून बनाए, तो वह कानून मूल अधिकारों पर प्रिवेल करेगा, अभिभावी होगा, यानी कि एक बिहारी सब पे भारी। तो ये जो कानून है फंडामेंटल राइट को ध्वस्त करते हुए प्रभावी होगा। तत्पश्चात अब ये हुआ कि भाई न्यायालय में जमींदार या लोग जाएंगे जिनके पास संपत्ति है, अब क्या किया जाए? तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि फर्स्ट अमेंडमेंट द्वारा आपका 31A, 31B, 31C जोड़ा गया और उसी के साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और शेड्यूल जोड़ा गया, 9th, यानी कि 9वीं। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो आपका जवाब रहेगा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, 9वीं अनुसूची। अब देखिए जे में यहाँ से क्वेश्चन बना था, फिर क्वेश्चन भी निकाला जाए। संविधान में मूल कितनी अनुसूचियां थी? ये आया था, तो 8 मारेंगे, 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। अब ये याद रखिए क्वेश्चन आ चुका है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन किस सन में हुआ? सन भी पूछा गया, 1951। 3 क्वेश्चन हमने बनाया है और तीनों आ चुका है। अब 9वीं अनुसूची पर आइए प्रॉपर्टी के मामले में। देखिए क्या है 9वीं अनुसूची भाई, उसके बाद 2 केस इस पर बताना है और फिर आपका 44वें संविधान संशोधन पर आना है। देखिए 9वीं अनुसूची इसलिए जोड़ी गई कि कानूनों को न्यायिक हस्तक्षेप से बाहर किया जाए, अर्थात जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक पुनर्विलोकन है, वह न्यायालय न कर पाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो कानून या जो नियम 9वीं अनुसूची में रख दिए जाएंगे, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उसकी वैलिडिटी या वैधता की जांच नहीं करेंगे। तो राज्यों ने किया क्या? जितनी भूमि संबंधित विधि बनाई, सबको ज़्यादातर विधियों को 9th शेड्यूल में रख दिया और न्यायालय के पास अब कोई अधिकार नहीं था। यानी कि किसान चूंकि 9वीं अनुसूची में चला गया, तो जो जमींदार थे
जो किसान थे या जिनकी भूमि छीनी जाती थी, अब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते थे। लेकिन कब? जब वह कानून कहाँ रख दिया हमारी सरकार ने? 9वीं अनुसूची। अब तुरंत यहाँ थोड़ा व्यू चेंज करना है आपका। भाई मेंस में 9वीं अनुसूची पूछी गई है, फिर व्यू चेंज करना है थोड़ा बहुत कंसेप्ट बनाने के लिए। देखिए आपका, सभी लोग जानते हैं संविधान में कि केशवानंद भारती के बाद में 1973 ईस्वी में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया, मूलभूत ढांचे का सिद्धांत आया। और भारत के उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि भारत की संसद संविधान के किसी भी प्रावधान में एमेंड या संशोधन कर सकती हैं, लेकिन संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय समय पर हम क्या करेंगे, इसे बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे, क्या बताएंगे? समय समय पर। अब समस्या ये आई कि अगर सरकार ने कोई कानून बनाया और 9वीं अनुसूची में उन कानूनों को रख दिया, और अगर उन कानूनों से संविधान की आधारिक संरचना डिस्टर्ब हो रही है, बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है, तो क्या उपाय किया जाए, क्या किया जाए? सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 1973 में तो आ गया सिद्धांत और एक बची रह गई। यानी कि कहावत भी कही जाती है कि भाई जो डायन होती है, जब किसी फिल्मों में देखे होंगे आप लोग डायन का सिद्धांत, और पुरानी कहानियों में अब तो डायन आदमी ही हो गया है। अब डायन आपका नहीं आती है और आपका राक्षस, और जिन नहीं आता। अब आदमी बंदूक ले लिया और अब क्या बन गया है? जिन राक्षस। देख सकते हैं अफगानिस्तान में कितना अत्याचार महिलाओं पर हो रहा है, पुरुषों पर, और पूरा विश्व मौनी बाबा जैसे मौन धारण किया है। यानी कि विश्व का कोई भी देश अब ये है कि भाई दूसरे के मामले में क्यों जाएं, हम अपने सैनिक क्यों मरवाएं जाकर वहाँ। अमेरिका भी पीछे हट गया और तालिबान से अब साठ गांठ करने की सोच रहा है कि चलो समझौता करके धीरे से क्या हो जाए, निकल जाए। लेकिन एक सिद्धांत जानते रहिए, बंदूक के बल पर ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं किया जा सकता जब तक कि जनता आपके साथ न हो। और अफगानिस्तान की जनता ने विद्रोह करना शुरू कर दिया है। यानी कि सिर पर कफन बांधकर आपका विरोध, मतलब क्या हुआ कि तुरंत गोली मार दी जाएगी। फिर भी जनता आज़ादी के लिए लड़ रही है, और ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। भाई गणतंत्र न होकर क्या होना चाहिए? लोकतंत्र होना चाहिए। आप चुनाव जीत कर आइए, कोई समस्या नहीं है। ताये फिर बैक होया जाए। कहावत भी कही जाती है कि डायन भी एक घर छोड़ देती हैं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट से एक घर बचा था, वह कौन सा घर? बंद कर दीजिए। मौसम तो सही है कुछ। हाँ मौसम कुछ सही है आज, उतना भाई खराब नहीं है। तो आपका अब सुप्रीम कोर्ट से एक वही 9वीं अनुसूची बची थी। अब क्या किया जाए 9वीं अनुसूची का? तो एक केस आया, वामन राव वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। याद रखिए पहला केस है। वामन राव बनाम भारत संघ के बाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि 9वीं अनुसूची के किसी प्रावधान से बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता है संविधान का, तो हम उसका भी जुडिशियल रिव्यू या समीक्षा या न्यायिक पुनर्विलोकन या वैधता की जांच कर सकते हैं। यानी कि जो एक घर छूटा था, कौन? 9वीं अनुसूची, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर में ले लिया, और अब उसकी भी वैधता की क्या करेगा? जांच। जो ये वामन राव में बताया गया
यही बात थोड़ा व्यापक तौर पर IR सिल्हो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु के वाद में बताई गई। IR सिल्हो वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु के वाद में 2007 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसी को क्या किया, विस्तृत। मामला चलता रहा, फिर बैक हुई, मामला चलता रहा, संपत्ति का अधिकार सीमित कर दिया गया था, 9वीं अनुसूची में चला गया, तो कोई उपाय नहीं था। अब जब जनता दल की सरकार आई तो जनता दल की सरकार ने समाजवादी व्यवस्था लागू करने का बीड़ा उठाया था कि प्रॉपर्टी हम ऐसा करेंगे कि समाज में सबको बटे। तो जनता दल की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन द्वारा जो ये प्रॉपर्टी का राइट था, अर्जन का अधिकार था, दोनों समाप्त कर दिया। यानी कि इसका मतलब कि 44वें अमेंडमेंट 1978 के द्वारा कौन कौन प्रावधान रिपील किए गए, तो 19(1)(f) भी, और कौन सी धारा, नहीं कौन सा अनुच्छेद, 31। और संपत्ति के अधिकार के बारे में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, कौन सा, 300A। तो आपका झारखंड में ये बनाया था क्वेश्चन कि आर्टिकल 31 कब रिपील की गई, ये बनाया था झारखंड जे में, तो कब रिपील गई, समाप्त की गई, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कहाँ दिया गया है, 300 के ए में या क में। तो क्या कहा गया है, देखिए एक लाइन भाई लास्ट में, संपत्ति का जो अधिकार है ये बताया गया है कि राज्य विधि बनाकर आपकी संपत्ति को, राज्य विधि बनाकर संपत्ति को छीन सकता है। यानी कि वर्तमान नियम जान लीजिए, एक लाइन लास्ट में, वर्तमान नियम ये है कि आप ये न समझिए कि ये प्रॉपर्टी मेरी है तो सरकार छीन नहीं सकती। सरकार छीन सकती है लेकिन मनमाना नहीं, क्या बनाकर, ला बनाकर। यानी कि अब आपकी संपत्ति रही कहाँ, घर, रोड बनाना है, अस्पताल बनाना है, आपका मान लीजिए कोई आपका विश्वविद्यालय बनाना है, तो सरकार कानून बनाकर लोगों की प्रॉपर्टी क्या करती हैं, छीन लेती हैं। पहले मुआवजा बहुत कम मिलता था, लेकिन अब आपका 3 गुना 4 गुना मिल रहा है, इसलिए किसान भी विरोध ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। यानी कि मुआवजा सरकार ने क्या किया है, अब बढ़ा दिया है। इस प्रकार आपका संपत्ति का जो अधिकार था, टीपीए पढ़ाने से पहले ये राइट जानना जरूरी था। तो वर्तमान में जो प्रॉपर्टी का अधिकार है वह केवल इस विधिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं रहा। याद रखिए, कानून बनाकर राज्य आपकी संपत्ति को क्या कर सकता है, छीन सकता है। और रोड चौड़ीकरण में देख लीजिए, तमाम लोगों का कानून बनाकर मकान क्या किए गए, रोड के किनारे तोड़ दिए गए, तमाम मंदिर और मस्जिद हटा दिए गए। क्या कोई विरोध किया, और विरोध करके करेगा भी क्या। देख ही रहे हैं किसान आंदोलन चल रहा है, क्या कोई असर सरकार पर पड़ रहा है, कुछ असर नहीं पड़ रहा है, ये भी समस्या है। अगला पॉइंट आपका, यानी कि ये तो हम बताए कि संपत्ति के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान क्या, अभी लिखवाएंगे इसको, एक लाइन और आपका हो जाए ताकि भूमिका समाप्त हो। इसके बाद आपका संपत्ति के बारे में जो ये संवैधानिक प्रावधान बताया गया, इसको लिख लीजिए तब बताया जाए भाई आगे। इसको लिखिए तो भाई शॉर्टकट में लिखना है, 10 लाइन केवल, ज़्यादा नहीं। इसको जहाँ तक लिखवाया गया था उसके आगे लिखिए, अध्याय के बाद लिखिए, प्राचीन काल में संपत्ति
उस व्यक्ति की मानी जाती थी। यहाँ से आपका जे में भी क्वेश्चन एक बनता है, जितना आर्टिकल बताया गया, थोड़ा सतर्क रहना है। झारखंड जे में बना है 31 पे, और प्रॉपर्टी का अधिकार तो हमेशा बना रहता है, कैसा अधिकार है, तो एक क्वेश्चन बनने का चांस है। लिखिए, प्राचीन काल में संपत्ति उसकी मानी जाती थी जो सर्वप्रथम किसी जमीन पर बीज बोता था या बीज डालता था। जो सर्वप्रथम किसी जमीन पर बीज डालता था। लिखिए, चूंकि चूंकि कुछ समय पश्चात चूंकि कुछ समय पश्चात ये माना जाने लगा कि पूरी संपत्ति का स्वामी राजा है, यानी कि पूरी संपत्ति का स्वामी राजा है। अतः प्राचीन काल में उपज का 1/6 भाग 1/6 उपज का 1/6 भाग राजा को प्राप्त करने का अधिकार है। राजा को प्राप्त करने का अधिकार है। मध्यकाल में भी यही चलता रहा। एक लाइन लिख लीजिए, मध्यकाल में भी लगभग यही स्थिति थी। इसके बाद लिखिए, हेडिंग डालिए, स्वतंत्रता के पश्चात संपत्ति का अधिकार। हेडिंग डाल लीजिए, तो स्वतंत्रता के पश्चात संपत्ति का अधिकार। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) में 19(1)(f) लिखा गया भाई, 19(1)(f) 19(1)(f) में संपत्ति की स्वतंत्रता को भारत के नागरिकों का मूल अधिकार माना गया। मूल अधिकार माना गया तथा अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति का अर्जन करना तथा धारण करना, माने एक्वायर करना और होल्ड करना, संपत्ति का धारण करना और अर्जन करना, इसे भी मूल अधिकार माना गया। लेकिन
प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा, लेकिन प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। तथा अनुच्छेद 31A, 31B तथा अनुच्छेद 31A, 31B, 31C एवं 9वीं अनुसूची जोड़ी गई एवं 9th शेड्यूल यानी कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तत्पश्चात अनुच्छेद 19(1)F को एक ही में लिखवा दिए हैं। तत्पश्चात अनुच्छेद 19(1)F को तथा अनुच्छेद 31 को, दोनों एक साथ लिखिएगा, 19(1)F तथा आपका अनुच्छेद कौन 31 को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978, 1978, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरसित कर दिया गया। निरसित यानी कि समाप्त या रिपील कर दिया गया और संपत्ति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 300A में रखे गए। कैपिटल ए लिखिएगा। किस आर्टिकल में रखे गए? 300A। ये सभी बातें किस संशोधन द्वारा हुई? 44वें। याद रखना किसके द्वारा? 44वें 300वें। एक लाइन और, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। मूल अधिकार अब न मार दीजिएगा। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। अब ये आया कि भाई प्रॉपर्टी होती क्या है। तो आपका प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि ऐसी चीज जिस पर स्वामित्व तथा कब्जा या स्वामित्व स्थापित किया जा सके, यानी कि ऐसी वस्तु जिस पर स्वामित्व स्थापित किया जा सके उसे प्रॉपर्टी कहेंगे। चाहे वह चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, यानी कि मूवेबल हो, इमूवेबल हो, या मूर्त या अमूर्त हो। मूर्त माने कारपोरल, कारपोरल मतलब दिखाई दे, हम छू सकते हैं। और अमूर्त का मतलब आपका इनकारपोरल, यानी कि न तो हम छू सकते हैं न देख सकते हैं, बस दिमाग में हम क्या कर सकते हैं, मन में अनुभव और एविडेंस में वही चल भी रहा है। मेंटल फैक्ट देख नहीं सकते, केवल हम दिमाग में क्या कर सकते हैं। तो बताइए, एक दो आपका बिहार देखिए क्वेश्चन कैसे बना है। जो आपका बिहार में क्वेश्चन यहाँ बना है और वह पार्टनरशिप से बना है, थोड़ा सतर्क रहना है। वह पूछा गुडविल। गुडविल यानी कि जो सुनाम होता है या ख्याति होती है, वह कैसी प्रॉपर्टी है। तो आपका गुडविल भी या ख्याति भी, सुनाम भी
या साख, आपका जो मैंने नेट में आया था क्वेश्चन, साख दिया था। क्रेडिट, वह एक अमूर्त संपत्ति है, देखा नहीं जा सकता, लेकिन फर्म की बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति है। तो क्या मारेंगे गुडविल को? अमूर्त। जैसे कि पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट, या जो इस समय बौद्धिक संपदा चल रही है, तो ये जो आपका बौद्धिक संपदा चल रही है, ये सब अमूर्त संपत्तियां हैं, लेकिन फिर भी ये प्रॉपर्टी है, भले इसे देखा न जाए। भाई, इस प्रकार आपका ये समाप्त हुआ सामान्य बातें। अब आइए कानून शुरू किया जाए। जब भी कोई आप कानून, इतिहास लिखवा दिया गया ना, तृतीय विधि आयोग, ये सब एक दिन लिखवा गया था भाई, देखिए तो आप इसके पहले, हाँ लिखवा गया है। आगे बढ़ा जब देखिए, अब जब भी कोई कानून पढ़िए तो आप उसका सबसे पहले प्रियम्बल पढ़िए, क्योंकि प्रियम्बल आपका कानून का की होता है, कुंजी होता है, और प्रियम्बल में ही वह बातें समाहित रहती हैं, वेस्टेड रहती हैं, जिन लक्ष्यों की, जिन बातों की पूर्ति के लिए कोई कानून बनाया जाता है। और सौभाग्यवश इस बार बिहार में आपका पूछ ही लिया था कि संविधान का की कौन है, कुंजी कौन है। तो एक लाइन और याद रखिए, जो ये प्रियम्बल होता है, या प्रस्तावना कहिए, उद्देशिका कहिए, वह किसी कानून की कुंजी कही जाती है। तो संविधान की कुंजी कौन है, बिहार में पूछा गया तो कौन है आपका? प्रस्तावना या प्रियम्बल। तो हर एक कानून में लगभग एक प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल ये बताता है कि यह कानून किस पर्पज से बना है, किस उद्देश्य से बना है, किन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह कानून बनाया गया है। तो अगर हम संविधान देखें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बना है, ये स्पष्ट रूप से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में दिया गया है कि हमारा संविधान किन लक्ष्यों की पूर्ति करेगा। तो उतना में नहीं जाना है, हमें डायरेक्ट आपका थोड़ा बहुत ये बता दिया गया, डायरेक्ट हमें टीपीए पर आ जाना है। देखिए आपका भाई, बेयर एक्ट में कुछ शब्द लिखे रहते हैं, उसको बता दिया जाए, नहीं तो कई लोग नए हैं, तो हमेशा एक लाइन तब आगे बढ़ा जाए प्रियम्बल से। देखिए बेयर एक्ट में एक तो लिखा रहेगा संपत्ति अंतरण अधिनियम, टीपीए 1882। फिर एक डेट इधर लिखी रहेगी 17 फरवरी 1882। फिर नीचे कोष्ट में लिखा रहता है 1882 का अधिनियम संख्या या एक्ट नंबर 4, ऐसे लिखा है बेयर एक्ट में शुरुआती दौर में। इसका मतलब नए लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि बार बार ये सब चीज़ें बताई नहीं जाती। देखिए आपका ऊपर नाम लिखा है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। जो ये दाहिनी बगल ऊपर डेट रहती है, इसका मतलब हुआ कि इस तारीख को, याद रखिए, इस तारीख को आपका गवर्नर जनरल या गवर्नर या वर्तमान में राज्यपाल ने या भारत के राष्ट्रपति ने अपनी एसेंट प्रदान की होगी, अपनी अनुमति प्रदान की होगी। तो यह कानून कब बना था? 1882। तो उस समय अंग्रेजी शासन था, और गवर्नर जनरल इस तारीख को क्या प्रदान किया होगा? एसेंट। तो ये जो जिस तारीख को, कल भी एक लोग पूछ रहे थे भाई, समझ लीजिए, जिस तारीख को गवर्नर जनरल एसेंट प्रदान करता है, वही तारीख उस कानून के निर्माण की तिथि होती है। यानी कि उस तारीख को वह कानून बनकर क्या हो जाता है? तैयार। तो अगर टीपीए में आपका पूछे कि टीपीए का निर्माण किस तारीख को हुआ, तो आप क्या मारेंगे? 17 फरवरी 1882।
ये याद रखना, ये निर्माण की तिथि है। इसी में कॉन्स्टिट्यूशन का देख लीजिए, आखिर संविधान का निर्माण किस तारीख को हो गया। तो संविधान में आप कहेंगे कि ऐसा तो लिखा ही नहीं गया है। भले न लिखा गया हो, लेकिन हमारा प्रियम्बल में जो लास्ट लाइन देखिएगा कि किस तारीख को, एक दो लाइन पहले, किस तारीख को यह एक्टेड किया गया, अधिनियमित किया गया, वह तारीख हमारे संविधान की उद्देशिका में लिखी गई है। 26 नवंबर 1949 लिखा गया है। दूसरा इस पर नियम देखिए, जब तक एसेंट, अच्छे से दूसरा नियम देखिए, जब तक एसेंट या अनुमति प्रदान न कर दी जाए उस कानून को बिल या विधेयक कहा जाता है, और जैसे ही साइन हुआ वैसे ही वह अब बिल नहीं रहा, वह क्या हो गया आपका एक्ट या कोड। तो बिल एक्ट में कब कन्वर्ट हो जाता है, जब उसको सक्षम प्राधिकारी की क्या मिल जाती है, एसेंट। ये याद रखिए। यानी कि आपका ये ओबीसी वाला देखिए, मैंने वर्तमान में जो अभी कल ही आपका राष्ट्रपति ने साइन किया है, जो राज्यों को दिया गया कि आप ओबीसी की लिस्ट बनाइए, तो यहाँ भी इस बात को आपको जानना चाहिए कि 127वां विधेयक पेश किया गया, लेकिन जब राष्ट्रपति साइन करेंगे तो वह क्रम से करते हैं, और मान लीजिए कि बीच में दो चार का साइन नहीं किए संविधान संशोधन का, तो ऐसे ही पड़ा रहता है, और जितने पर साइन करेंगे वह एक्ट बनता जाता है। बिल किस में कन्वर्ट होगा, एक्ट। तो कल वह जो बिल था वह एक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो संविधान संशोधन विधेयक पूछे तो 127वां, लेकिन यही आपका संविधान संशोधन अधिनियम पूछे तो उतना नहीं जाएगा, उससे थोड़ा क्या रहेगा, कम। देखिए याद नहीं आ रहा है कौन है भाई, हमें भी 105। तो दो याद रखिए, 127वां बिल है, और एक्ट अगर पूछा जाए तो 105वां। ये याद रखिए किस तारीख को ये इसका निर्माण हो गया, तो कल ही हुआ है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए। यानी कि याद रखिएगा, इसको एक जगह लिख लेना चाहिए, अच्छा रहेगा। देखिए आपका, अब आइए नीचे वाला कहानी देखा जाए। यहाँ जो लिखा है 1882 का अधिनियम संख्या कितना, 4। यानी कि 1882 में जितने कानूनों पर गवर्नर जनरल ने अनुमति प्रदान की, वो क्रम लिखा जाता है। जैसे 1 जनवरी को किया तो 1 हो गया, 4 जनवरी को किया फिर तो चौथा क्रम हो गया 2, फिर 10 जनवरी को किया तो 3, फिर 10 मई को किया तो चौथा हो गया 4। यानी कि 1882 ईस्वी में आपका जितने कानूनों पर एसेंट प्रदान की गई, टीपीए का नंबर चौथा था। इसका मतलब कि 3 और कानूनों पर 1882 में अनुमति टीपीए के पहले ही प्रदान कर दी गई थी, और ये क्रम में चौथा था, चौथा। हर एक साल ये क्रम बदलता रहता है। 1 जनवरी से लेकर कब तक चलेगा, 31 दिसंबर। याद रखिए। इसमें कोई समस्या तो बताए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए भाई। देखिए आगे आइए, अगला आपका प्रियम्बल आता है। प्रियम्बल पर हम थे। देखिए प्रियम्बल क्या कहता है एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। प्रियम्बल से क्वेश्चन हम निकालेंगे 2-3। देखिए शब्दशः देखिए, पक्षकारों के कार्य, पक्षकारों के कार्य द्वारा किए गए संपत्ति अंतरण से संबंधित विधि को संशोधित करना। ये शुरुआती दौर में लिखा है, लेकिन ये छोड़कर जो निचली लाइन है वह देखा जाए क्या लिखा क्या गया है, और शब्द आप कैसे पकड़ेंगे। देखिए प्रियम्बल भाई,
देखिए क्या लिखा गया है, पक्षकारों के कार्य द्वारा, पक्षकारों के यानी कि एक्ट बाई पार्टी, पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण से संबंधित यानी कि प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से संबंधित विधि यानी कि ला के कतिपय भागों, बहुत महत्वपूर्ण है, कतिपय भागों, अभी हम बताएंगे इसको, कतिपय भागों को क्या करना इसका उद्देश्य है। तो आपका जो बेयर एक्ट लिखता है, परिभाषित करना, संशोधित करना, यानी कि परिभाषित करना और दूसरा क्या है, संशोधित करना। अब देखिए कई शब्दों को, यहीं से हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं, भले आपका दिमाग न हो जाए लेकिन भाई दिमाग लगाना पड़ेगा आपका भी। पहला ये पक्षकारों के कार्य द्वारा। अब यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रियम्बल ही टीपीए के क्षेत्र को सीमित करता है, क्योंकि टीपीए के तहत जो भी ट्रांसफर होगा वह एक्ट बाई पार्टी होगा, पक्षकारों के कार्य द्वारा होगा, कानून द्वारा नहीं। तो कानून द्वारा भी अंतरण होता है, पक्षकार के कार्य द्वारा भी। कानून द्वारा का मतलब उत्तराधिकार हो गया। इसके बाद न्यायालय के डिक्री द्वारा अंतरण, न्यायालय के आदेश द्वारा अंतरण, ये विधि द्वारा अंतरण है। और टीपीए से ये सब कहाँ चला गया, बाहर। टीपीए में हमें नहीं पढ़ना है। दूसरा व्यू देखिए, पक्षकारों के कार्य द्वारा में फिर सेक्शन 5 को दिमाग में रखना है कि ठीक है, पक्षकारों के कार्य द्वारा ट्रांसफर होगा तो सेक्शन 5 और इसको सीमित करता है। क्या बताता है कि दोनों पक्षकार इंटरवाइवस होने चाहिए, यानी कि क्या होने चाहिए, मरे हुए कि जिंदा, मरा हुआ कि जिंदा, जिंदा होना चाहिए। यानी कि और दायरा क्या कर दिया गया सेक्शन 5 में, सीमित, यानी कि पक्षकारों के कार्य द्वारा। अब यहाँ से एक्सेप्शन भी आपको याद रखना पड़ेगा, फिर मैं बता दूं। टीपीए के तहत अंतरण पक्षकारों के कार्य द्वारा होता है, विधि द्वारा नहीं, उसके लिए अलग कानून है। उत्तराधिकार हिंदू ला, मुस्लिम ला, उत्तराधिकार अधिनियम 1925 बना है, उससे मतलब नहीं है, वो अलग जाएगा। तो टीपीए के तहत जो ट्रांसफर होगा वह एक्ट बाई पार्टी होगा। इसका एक्सेप्शन टीपीए में क्या है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। अपवाद का मतलब कि जहाँ की न्यायालय के डिक्री आदेश द्वारा संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दी जाती है, तो दो अपवाद याद करके जाइएगा। एक सेक्शन 57 मैं लिखवा चुका हूँ, टेक्निकल क्वेश्चन पकड़िए, और दूसरा चैप्टर 4 याद करके जाइएगा। कौन कौन, एक सेक्शन कौन सा है, 57, और दूसरा अध्याय 4। अब आइए सेक्शन फिर 5 आइए, मैं बता चुका हूँ, लिखवा भी चुका हूँ कि टीपीए के तहत जो पक्षकार होंगे, अंतरण के समय दोनों पक्षकार जीवित होने चाहिए। इसका अपवाद बताइए। तो जीवित का अपवाद तो मैं बताया था, अनबार्न पर्सन, अजात पर्सन, अजन्मा, यानी कि जिसका जन्म न हुआ हो। तो सेक्शन 5 का अपवाद किन किन धाराओं में है, ये बिहार मेंस में भी पिछली बार इसके पहले पूछा गया था। 3 सेक्शन तो याद रखिए, कौन कौन, 13, 14 और 16। फिर मैं बता दूं कौन कौन सेक्शन, 13, 14 और 16। भाई दो कंसेप्ट बने यहाँ, अभी एक ही शब्द आइए। पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण से संबंधित। अब संपत्ति का अंतरण क्या होता है, सेक्शन 5 में 2-3 दिन में आ ही जाएगा। कतिपय भागों, सम पार्ट, कतिपय मतलब ना आए तो बैरक पे लिख लेना कुछ भागों, कुछ
अब समस्या देखिए, क्या टीपीए संपत्ति अंतरण के बारे में पूर्ण प्रावधान करती है? अर्थात क्या टीपीए में संपत्ति के अंतरण से संबंधित सभी बातों को समाहित किया गया है कि नहीं? तो आपका क्या जवाब रहेगा? क्या सभी को किया गया है कि कुछ को? तो कतिपय मतलब फिर बताइए क्या हुआ? कुछ, और भाग बने पार्ट। यानी कि टीपीए के तहत संपत्ति के अंतरण से संबंधित कुछ ही भाग दिए गए हैं, पूरा भाग नहीं है। अतः टीपीए संपत्ति अंतरण के बारे में सर्वांगीण या पूर्ण प्रावधान नहीं करती। अब तीसरा आइए, तो नहीं करती तो कैसे नहीं करती? अब जो 6 प्रकार के ट्रांसफर हम लोगों को पढ़ना है उसमें देखिए, टीपीए सेल का तो प्रावधान करती है, लेकिन केवल अचल संपत्ति के विक्रय का। चल संपत्ति बाहर हो गया। इसके बाद बंधक का प्रावधान करती है, लेकिन गिरवी का प्रावधान नहीं करती, यानी कि अचल संपत्ति का बंधक। और वहीं संव्यवहार देखा जाए चल संपत्ति में तो क्या कहलाता है? गिरवी। प्लीज। फिर आपका दान में तो पूरा प्रावधान करते हैं, लेकिन उसमें भी आपका बताया जाएगा। विनिमय में भी पूरा प्रावधान करती है। पट्टा में भी पूरा प्रावधान नहीं करती, क्योंकि जो कृषि और आवास कृषि वाले पट्टे हैं, सरकार को अधिकार है कि उसके लिए अलग नियम बनाए, जो कृषि का पट्टा है। और एक्शनेबल क्लेम में भी, अर्थात कानून पूरी तरह नहीं प्रावधान किया गया है टीपीए में, कुछ ही भाग किए गए हैं। विधि के कतिपय भागों को डिफाइन करना और एमेंड करना, परिभाषित करना और संशोधित करना। परिभाषित करना माने उनकी व्याख्या की गई है और आपका संशोधित किया गया है, यानी कि पुराने कानूनों में कुछ क्या लाया गया है? बदलाव। एक प्रियम्बल में नहीं दिख रहा शब्द, भले आप दिमाग लगाइए और वहीं पकड़ना है कि कौन सा शब्द आपका इस उद्देशिका में एक नहीं दिख रहा है। तो 3 शब्द मैं बता रहा हूँ: परिभाषित करना, संशोधित करना, समेकित करना, यानी कि डिफाइन करना, एमेंड करना, कंसोलिडेट करना। तो कौन शब्द नहीं है? समेकित। तो टीपीए का क्या उद्देश्य नहीं है? तो समेकित करना उद्देश्य नहीं। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपका एविडेंस में आ चुका है, तो हो सकता है टीपीए में भी आ जाए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें ही आपको पकड़ना है। भाई धारा 13-14 तो सब लोग तैयार किए हैं, एक दो क्वेश्चन ही आपको आगे बढ़ना है अन्य लोगों से, और वहीं 2-3 क्वेश्चन में नाको चने चबाने पड़ते हैं। मैं बता दूं, ये अगर एक या दो क्वेश्चन बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और वहीं आप मेहनत करिए ताकि ये आते आते भाई आपका एकदम तैयारी में रहिए कि हमें इस बार देना है। और समय बढ़ाया ही गया है, कोई और बढ़ाया भी जाएगा, आगे काम पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तब परिभाषित समेकित करना इसका उद्देश्य नहीं है। तो अब समेकित का मतलब क्या होता है, लास्ट में ये जान लीजिए। देखिए, कंसोलिडेट करना, ये में इस बार आया था क्वेश्चन, अभी हम उसको ही बताते हैं। टीपीए का सेक्शन 61 आया था कि राइट टू रिडीम को कंसोलिडेट किस सेक्शन में किया गया है, यानी कि मोचन के अधिकार को किस धारा में समेकित किया गया है। तो आगे डिटेल में चलेगा, तो कौन सी धारा है? 61। लेकिन समेकित का पहले मतलब समझिए। समेकित करने का मतलब हुआ एकत्र करना। एकत्र करना माने इकट्ठा करना, एक जगह भानुमति का पिटारा जुटा देना। भानुमति का क्या? पिटारा। ना है तो ऐसे पढ़िए। अब एकत्रित तो तमाम चीजें की जाती हैं, व्यक्तियों को एकत्रित करना है, हथियार को भी करना है, आपका नियमों को भी किया जाता है, पत्तों को भी किया जाता है। अर्थात टीपीए चूंकि संपत्ति के अंतरण से रिलेटेड है,
तो एकत्रित करने का मतलब ये हुआ समेकित का कि क्या टीपीए के अंतर्गत जितने अंतरण होते हैं क्या सबको एकत्रित कर दिया गया है, क्या सबको इस कानून में रखा गया है कि नहीं। तो आप क्या बताएंगे, रखा गया है कि नहीं। नहीं रखा गया, क्योंकि केवल और केवल कितने प्रकार के अंतरण है, 6। और इसके बाहर जो जाएंगे वह अन्य कानूनों से गवर्न होंगे। अतः इसी कारण से टीपीए का जो प्रियम्बल है उसमें समेकन शब्द नहीं रखा गया है। भाई आपका प्रियम्बल भी समाप्त हो गया, क्योंकि समय भी हो गया, तो अभी 10-12 मिनट बाद क्लास चलेगा भाई, क्योंकि आपका 1 घंटा से अधिक हो गया और ये छोटी छोटी बातें जाननी भी जरूरी है शुरुआती दौर में। तो 10-12 मिनट बाद क्लास चलेगा भाई। लाइव करा। हेलो। 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 हेलो।